वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10th साइंस 2 का थर्ड लेसन लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2 का नेक्स्ट पार्ट सीखने जा रहे हैं, जो कि स्टार्ट होता है रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। अब तक हमने रिप्रोडक्शन क्या होता है, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ह्यूमन मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखी है। आज हम मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में देखेंगे रिप्रोडक्शन के। तो देख लो, मेनी कपल्स कैन नॉट हैव चिल्ड्रन ड्यू टू वेरियस रीजन। अब आप सोसाइटी में देखोगे आपके आसपास, तो बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनको चिल्ड्रन नहीं हो रहे। उसके रीजंस भी बहुत सारे हो सकते हैं। इन केस ऑफ वुमन में क्या रीजन है, तो इरेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटी, डिफिकल्टी इन oocyte प्रोडक्शन, oocyte प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, देन ऑब्स्टेकल इन द ओविडक्ट, ओविडक्ट में ऑब्स्टेकल आ रहा है जिसकी वजह से ओविडक्ट से जो ओवम निकलता है वो यूटेरस तक नहीं पहुंचता। इसे डिफिकल्टीज इन इम्प्लांटेशन इन यूटेरस, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है यूटेरस में, और बहुत सारे ऐसे कुछ रीजन हो सकते हैं। देन वही अगर बात करते हैं हम मेन के, तो अब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सीमन, सीमन में स्पर्म नहीं होना, नहीं तो कम सीमन स्पर्म की जो नंबर ऑफ स्पर्म होता है वो कम होना, स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म, देन एनोमलीज इन द स्पर्म, ऐसे बहुत सारे मेल्स में रीजन होते हैं। इस कारण उनको परेशानी आती है चिल्ड्रन में। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट लाइक आईवीएफ, सरोगेसी, स्पर्म बैंक, द चाइल्डलेस कपल कैन हैव अ चाइल्ड। मगर कौन कौन सी टेक्निक है हमारे पास, आईवीएफ, सरोगेसी और स्पर्म बैंक, इनके मदद से हम इन चाइल्डलेस कपल्स को भी चाइल्ड हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन आईवीएफ देखते हैं, इसमें क्या होता है। आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन दिस टेक्निक फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में रिप्रोडक्शन का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो किया जाता है। द एम्ब्रियो फॉर्म इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ वुमन। और टेस्ट ट्यूब में जब एम्ब्रियो इम्प्लांट यानी कि फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है उसे वुमन के यूटेरस में, गर्भाशय में इम्प्लांट किया जाता है, जहां पर उसकी आगे की ग्रोथ हो सके एट अ प्रॉपर टाइम। IVF technique is used for having a child in case of those childless couple who have problem like। अब एक टेक्निक किनके लिए यूज किए जाते हैं, जिनमें लेस स्पर्म काउंट है, नहीं तो ऑब्स्टेकल इन ओविडक्ट है, इनके लिए IVF टेक्निक यूज की जाती है, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह जिसे बोलते हैं। देन सरोगेसी, तो सरोगेट मदर, सरोगेसी, इसे आपने देखा होगा नाम। तो देख लो, सम वुमन हैव प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटेरस। अब अगर यहाँ पर देख लो, यूटेरस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, कहां पर प्रॉब्लम था, ओविडक्ट नहीं तो लेस स्पर्म काउंट। मगर जब बात आती है यूटेरस में अगर इम्प्लांटेशन का प्रॉब्लम रहेगा तो क्या करेंगे, तो उसमें हम सरोगेसी यूज करते हैं। सच वुमन कैन टेक द हेल्प ऑफ मॉडर्न रेमेडियल टेक्निक कॉल्ड सरोगेसी। तो वो सरोगेसी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। इन दिस टेक्निक oocyte इज कलेक्टेड फ्रॉम द ओवरी ऑफ वुमन। oocyte उसके मां के ओवरी से कलेक्ट कर लेते हैं। हैविंग प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन इन यूटेरस, जिसको यूटेरस में इम्प्लांटेशन करने के लिए डिफिकल्टीज है, तो उस मदर से हम oocyte लेंगे। दैट oocyte इज फर्टिलाइज इन टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ स्पर्म कलेक्टेड फ्रॉम हर हस्बैंड। तो जो मेल पेरेंट है उसका स्पर्म कलेक्ट करके, और फीमेल जो पेरेंट है उसका oocyte कलेक्ट करके, उस oocyte को हम फर्टिलाइज करेंगे इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करने के बाद जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, फ्रॉम सच फर्टिलाइजेशन इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ सम अदर वुमन हैविंग द नॉर्मल यूटेरस। तो जो टेस्ट ट्यूब आईवीएफ में वो उसी माँ के यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिस महिला के यूटेरस में प्रॉब्लम से, तो क्या करेंगे, दूसरा जो वुमन है जिसे नॉर्मल यूटेरस है, उसके यूटेरस में हम इस फर्टिलाइज्ड oocyte को इम्प्लांट करेंगे, एम्ब्रियो को इम्प्लांट करेंगे। सच अ वुमन इन हुज यूटेरस इज एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इज कॉल्ड एज अ सरोगेट मदर। और जिस महिला का हमने यूटेरस इम्प्लांटेशन के लिए यूज करते हैं
उस मदर को हम बोलते हैं सरोगेट मदर। ओके, ये हो गई सरोगेट मदर की डेफिनेशन। देन स्पर्म बैंक और सीमन बैंक क्या होता है? देयर इज अ वेरियस प्रॉब्लम इन स्पर्म प्रोडक्शन एज मेंशन अबव इन केस ऑफ मेनी मेन। अब पुरुषों में, मेल पेरेंट में बहुत सारे ऐसे रीजंस की वजह से, जैसे कि खाना, उनकी डेली लाइफ, हाइपरटेंशन, इन सभी अलग अलग कारणों से स्पर्म जो काउंट होता है, स्पर्म प्रोडक्शन और स्पर्म काउंट में डिफिकल्टीज आती है। सो एज टू हैव चिल्ड्रन इन केस सच कपल्स, न्यू कंसेप्ट ऑफ स्पर्म बैंक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो ऐसे चिल्ड्रंस नहीं है, चाइल्डलेस कपल्स के लिए एक नई कंसेप्ट आई है जिसे हम बोलते हैं स्पर्म बैंक। दिस कंसेप्ट इज सिमिलर टू ब्लड बैंक। यही जो कंसेप्ट है वो ब्लड बैंक की जैसे है, जहां पर हम दूसरे व्यक्ति का ब्लड लेते हैं, तो यहाँ पर हम उस व्यक्ति का, दूसरे अननोन व्यक्ति का सीमन नहीं तो स्पर्म लेंगे। सीमन इजोकेटेड बाय द डिजायर्ड मेल इज कलेक्टेड आफ्टर देयर थरो फिजिकल मेडिकल चेकअप। तो पहले तो जो सीमन डोनर होता है, नहीं तो स्पर्म डोनर होता है, उसका थरोली फिजिकल मेडिकल चेकअप किया जाता है। अगर वो फिट एंड फाइन होगा तो वह तभी वो स्पर्म डोनेट कर सकता है। और जब डोनेट करता है स्पर्म, तो स्टोर किया जाता है स्पर्म बैंक्स में। देन as per the wish of needful couple, oocyte of a woman of the concerned couple is fertilized by IVF technique using the semen from sperm bank। तो जब हम चाइल्डलेस कपल स्पर्म बैंक में आते हैं तो क्या करते हैं डॉक्टर कि जैसे कपिल की नीड है वैसा सीमन और उस महिला का oocyte, इनको फर्टिलाइज किया जाता है आईवीएफ टेक्निक की मदद से टेस्ट ट्यूब में। रिजल्टेंट एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द यूटेरस ऑफ सेम वुमन। और उस महिला के यूटेरस में वापस रिजल्टेंट यानी कि जो एम्ब्रियो तैयार हुआ है फर्टिलाइज oocyte के बाद, को वापस इम्प्लांट किया जाता है। नेम ऑफ द सीमन डोनर इज स्ट्रिक्टली केप्ट सीक्रेट एज पर द लॉ। मगर जो स्पर्म बैंक नहीं तो सीमन बैंक, इनका जो लॉ है हमारे भारत सरकार का, उसमें क्या है कि ये जो स्पर्म नहीं तो सीमन किसने डोनेट किया है उस कपल को, ये स्ट्रिक्टली सीक्रेट रखा जाता है। यानी कि जिसने डोनेट किया है उसे भी नहीं पता होता कि किस कपल ने उसका सीमन स्पर्म यूज किया है, और उस कपल को भी नहीं पता होता कि हमने किस व्यक्ति का स्पर्म यूज किया है। देन नेक्स्ट है ट्विंस। Two embryos develop simultaneously in a same uterus and thus two offspring are delivered simultaneously। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है कि अगर यूटेरस में दो एम्ब्रियोज साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में डेवलप्ड हो जाते हैं और जब ऑफस्प्रिंग डिलीवर्ड होता है उस वक्त दो ऑफस्प्रिंग तैयार होते हैं, बराबर। सच ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड एज ट्विंस। इन ऑफस्प्रिंग को हम कहते हैं ट्विंस। मेनी कपल्स हैव ट्विंस। There are two main types of twins, monozygotic twins and dizygotic twins। अब ट्विंस तो आपने देखे होंगे एक जैसे देखने वाले, नहीं तो कुछ ऐसे भी ट्विंस होते हैं कि लड़का और लड़की ट्विंस होते हैं, नहीं तो एक दूसरे जैसे नहीं दिखने वाले भी ट्विंस होते हैं। तो देख लो कैसा होता है। तो उसके दो प्रकार है ट्विंस के भी, मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब इसमें अब मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक, इसमें क्या फर्क है वो देख लो। मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियो। एक ही एम्ब्रियो से अगर दो ऑफस्प्रिंग तैयार होते हैं तो इसे बोलते हैं हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ एम्ब्रायोटिक डेवलपमेंट, जब अर्ली पीरियड होता है एम्ब्रायोटिक डेवलपमेंट का, कब? जाइगोट फॉर्मेशन के बाद के पहले 7 से 8 दिन, सेल्स ऑफ दैट एम्ब्रियो डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। तो उसी वक्त जाइगोट फॉर्मेशन जब हुआ है उसके 8 दिनों के अंदर का जो पीरियड होता है उसमें अगर उस एम्ब्रियो के 2 डिविजन्स हो गए तो क्या होता है, दिस 2 ग्रुप्स डेवलप एज अ सेपरेट एम्ब्रियो। तो वो 2 ग्रुप, एक ही एम्ब्रियो के 2 ग्रुप बने तो सेपरेट ग्रोथ होते हैं एंड दस मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म। और इस वजह से मोनोजाइगोटिक यानी कि एक ही जाइगोट से 2 अलग अलग एम्ब्रियो तैयार होंगे, इसे बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस।
सच ट्विन्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर। ऐसे जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं वो एक दूसरे को बराबर एग्जैक्टली सिमिलर दिखते हैं। ड्यू टू दिस सच ट्विन्स आर एग्जैक्टली सिमिलर इन देयर अपीयरेंस, एक जैसे ही दिखते हैं। एंड देयर जेंडर इज ऑल्सो सेम, और उनका जेंडर भी, यानी कि जैसे कि दोनों लड़कियां होंगे नहीं तो दोनों लड़के होंगे। ऐसे दैट बोथ विल बी आइदर बॉय और गर्ल, इन्हें बोलेंगे हम मोनोजाइगोटिक। In case of monozygotic twins, if the embryonic cells are divided into two groups 8 days after the zygote formation. अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होगा, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस का जब डिवीजन होता है कब, मगर 8 दिनों के बाद, जाइगोट फॉर्मेशन के 8 दिनों के बाद अगर डिवीजन होता है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंजॉइंट ट्विंस। अब इसे कंजॉइंट ट्विंस क्या होते हैं वो बताता हूं। दो अलग अलग एम्ब्रियो तो बनते हैं मगर उन दोनों में कहीं पर बॉडी पार्ट्स में ज्वाइंट होता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, दो अलग अलग बच्चे होते हैं मगर उनका सिर ज्वाइंट होता है, उनका हैंड का पोर्शन ज्वाइंट होता है, पाव का पोर्शन ज्वाइंट होता है। तो इन ऐसे ट्विंस को हम बोलते हैं कंजॉइंट ट्विंस, नहीं तो सेम एज ट्विंस। Such twins are born with some parts of body joined to each other. कैसे ट्विंस होते हैं जिनका बॉडी का कुछ हिस्सा एक दूसरे को अटैच होता है, यानी कि वो अलग अलग नहीं होते। कब, जब एम्ब्रियोटिक सेल्स 8 दिनों के बाद दो ग्रुप्स में बढ़ जाता है तब। सम ऑर्गन्स आर कॉमन इन सच ट्विंस, और ऐसे ट्विंस में कुछ ऑर्गन्स सेम होते हैं, जैसे कि सिर देख लो, नहीं तो हैंड्स देख लो। ऐसे occasionally two oocytes are released from the ovary of woman and both oocytes are fertilized by two separate sperm. मगर अब ये तो हो गया मोनोजाइगोटिक। अब डाइजाइगोटिक के बारे में देख लो। अगर ऐसा होता है कि ओवरी में से दो oocytes रिलीज कर दिए जाए, ओकेजनली ऐसा होता है कि ओवरी में से दो oocyte रिलीज हुए हैं और उन दो oocytes को दो स्पर्म में फर्टिलाइज किया, तो दो जाइगोट तैयार होंगे, बराबर। टू oocytes आए हैं ओवरी से और उन्हें टू सेपरेट स्पर्म ने फर्टिलाइज करने के बाद टू जाइगोट्स तैयार होते हैं। टू एम्ब्रॉयज आर फॉर्म, उससे दो एम्ब्रियो फॉर्म होंगे। बोथ ऑफ दीज एम्ब्रियोज आर सेपरेटली इम्प्लांटेड, और ये दोनों एम्ब्रियोज सेपरेटली इम्प्लांट होते हैं इन द यूटेरस। डाइजाइगोटिक ट्विंस आर डिलीवर्ड आफ्टर कंप्लीट डेवलपमेंट, और इससे डाइजाइगोटिक ट्विंस तैयार होते हैं। इसमें क्या कंडीशन है, तो दो oocyte रिलीज होने चाहिए और उन्हें दो सेपरेट स्पर्म ने फर्टिलाइज करना चाहिए, तब दो सेपरेट जाइगोट तैयार होंगे। उन दो सेपरेट जाइगोट से दो सेपरेट एम्ब्रियोज तैयार होंगे जो कि साइमल्टेनियसली ग्रोथ होंगे। सच ट्विंस आर जेनेटिकली डिफरेंट, इनका जीन्स जेनेटिकली वो डिफरेंट होते हैं, मे बी सम ऑफ डिफरेंट बाय चेन। क्या वो एक ही जेंडर के रहेंगे, नहीं तो अलग अलग जेंडर्स के भी रहते हैं, मगर इनमें अपीयरेंस अलग अलग दिखता है। आगे समझ में, यानी कि दोनों गर्ल रहेंगे, दोनों बॉय भी रह सकते हैं, नहीं तो एक गर्ल एक बॉय भी रह सकता है, मगर एक जो अपीयरेंस होता है उनका एक जैसा ज्यादा नहीं दिखता। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नेक्स्ट, A person's state of being physical, mental, social strongness is called as a health. Health क्या है, अगर पर्सनल फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है और सोशली स्ट्रांग है तो उसे बोलेंगे हम हेल्दी। इन आवर कंट्री देयर सीम टू बी लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मगर हमारे कंट्री में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयरनेस, ज्यादा जानकारी किसी को नहीं होती। क्यों, उसके अलग अलग रीजन है, जैसे कि सोशल कस्टम्स, हमारी रीति रिवाज, ट्रेडिशन, इलिटरेसी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती इसके बारे में, नहीं तो शाइनेस, लज्जा, एक्सेट्रा। स्पेशली देयर सीम इन द इंडिफरेंस टुवर्ड द रिप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ हेल्थ, और ज्यादा तो इसके ज्यादा ध्यान किनके बारे में नहीं है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमन, वुमन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कोई ज्यादा सोचता नहीं है, बोलता नहीं है। Occurrence of menstrual cycle is related with reproductive and sexual health of women. अब जब menstrual cycle का जो occurrence होता है
तो उसके रिप्रोडक्टिव और ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड होता है। नाउअडेज वुमन आर वर्किंग एट पार विथ मेन। अब महिलाएं जो है वो पुरुषों के बराबर काम कर रही है अभी। ड्यू टू दिस दे हैव टू स्टे आउटडोर फॉर होल डे। इसके लिए उन्हें पूरा दिन भर भी घर से बाहर निकल रहना पड़ता है। ब्लीडिंग occurs during menstrual cycle. Due to this, private organs, that is genitals, reproductive organs, need to be maintained clean time to time. और इसके लिए menstrual cycle और दूसरे भी पीरियड के दरमियान क्या करना है, जो प्राइवेट जेनिटल्स है उन्हें टाइम टू टाइम हमें क्लीन करना चाहिए। अदरवाइज प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आ जाए, नहीं तो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव में अराइज इन मेन टू। ऐसे ही पुरुषों में भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इट इज इसेंशियल टू मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ देयर जेनिटल। और उनको भी, मेंस को भी अपने जेनिटल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की क्लीनलीनेस के बारे में, स्वच्छता के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। अमंग द वेरियस सेक्सुअल डिसीज, सिफिलिस एंड गोनोरिया अकर ऑन अ लार्ज स्केल। अब जो सेक्सुअल डिसीज है उनमें से सिफिलिस और गोनोरिया, ये दो ऐसे सेक्सुअल डिसीज है जो बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं हमें। बोथ ऑफ दिस डिसीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। और एक किसके कारण होते हैं, बैक्टीरिया। Occurrence of cankri, that is patches on various parts of body including genital, rash, fever, inflammation of joints, alopecia, etc. are the symptoms of syphilis. अब syphilis के symptoms क्या है, तो जेनिटल्स के ऊपर आपको पैचेस दिखाई देंगे, रैशेस खुजली, फीवर यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाना बॉडी का, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स दुखना, वहां पे जलन होना, एलोपेशिया होना, ये सब सिम्टम्स है सिफिलिस के। पेनफुल एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन के वक्त बर्निंग सेंसेशन होना जेनिटल्स के यहाँ। ओजिंग ऑफ पस थ्रू पेनिस एंड वजाइना नहीं तो पेनिस से पस निकलना। इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट में जलन होना, एनस में जलन होना, थ्रोट में जलन होना, आईज में जलन होना, ये सारे सिम्टम्स है गोनोरिया के। तो आपको दोनों जो डिसीज है, सेक्सुअल डिसीज सिफिलिस और गोनोरिया, इनके यहाँ पर सिम्टम्स दिखाई दिए हैं। आपको ये ध्यान में रखना होगा और अपने हेल्थ की भी मेंटेन करना होगा, अपनी हेल्थ और अपने हेल्थ का ख्याल रखना होगा। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देख लो, सिर्फ ये नंबर से 1901 में कितना था, 2011 में कितना हो गया, ऐसे कितनी ज्यादा मात्रा में हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 था वो खत्म होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी, पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब इसके बारे में अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाउट लिख लो, हम उसको सोल्यूशन दे देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।